हेलो। हेलो एंड नोवल कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते या छींकते वक्त हमेशा अपने मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकें। हेलो एंड वेलकम टू SWA अवार्ड्स, स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन के अपने अवार्ड। जी हाँ, स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन ने भी अपने अवार्ड शुरू कर दिए हैं, क्योंकि इस शहर में अगर किसी चीज़ की कमी थी तो वो थी अवार्ड शोज की। वी टोटली नीडेड वन मोर अवार्ड शो टू पंप द ईगो ऑफ ईगोइस्टिक मैन क्राउडिंग दिस इंडस्ट्री। हाँ, कोई नहीं, आगे जोक्स भी हैं, ये मेरा वादा है। जैसे सोनू निगम का वादा था कि 12 घंटे के जनता कर्फ्यू के बाद कोरोना खत्म हो जाएगा इंडिया से, बिल्कुल वैसा वादा। कोरोना वायरस 12 घंटे में निष्क्रिय हो जाता है और जनता कर्फ्यू 14 घंटे का है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। बट सीरियसली आई एम रियली हैप्पी कि SWA ने हम राइटर्स के लिए भी अलग से एक अवार्ड शो शुरू किया, क्योंकि जो रेगुलर अवार्ड्स हैं बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने उनमें जाना छोड़ दिया है। क्योंकि क्या होता है, वहाँ पे वो हमको बुलाते हैं राइटर्स को और लिरिक्स राइटर्स को, और सबसे पीछे वाली दूर वाली कुर्सियों में बिठा देते हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है हमें बुलाते ही इसलिए हैं ताकि वो ड्रोन शॉट में वो कुर्सियाँ खाली ना लगें पीछे की। सो आई स्टॉप गोइंग देयर एंड आई एम वेरी हैप्पी। आई वॉज वेरी हैप्पी कि SWA अवार्ड्स जो हैं वो एक ऑडिटोरियम में होंगे और पहली बार हम राइटर्स को फ्रंट रो में बैठने को मिलेगा। बट कोरोना ने उस पर पानी फेर दिया, सो ये शो ऑनलाइन हो रहा है। बट इफ़ यू आर एन एक्टर और अ डायरेक्टर जो कि घर पे बैठ के ये शो देख रहे हो ऑनलाइन, तो प्लीज़ जस्ट फॉर द स्पिरिट ऑफ दिस अवार्ड्स मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी कुर्सी लेकर कमरे में सबसे पीछे एकदम दूर चले जाएं। पीछे से देखिए, आपको समझ आएगा कि क्या होता है हमारे साथ। SWA से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। इनफैक्ट शुरू के दिनों में जब मैं मुंबई आया था तो मुंबई में एक ही जगह थी जहाँ पे राइटर्स को इतनी इज्जत मिलती थी कि आप जाओ और अचानक से कोई आदमी आपके सामने आएगा और बोलेगा आपको चाय चाहिए क्या, और कई बार वो चाय लेकर भी आ जाते थे। तो मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग सा था। इट ऑलमोस्ट फेल्ट लाइक कि जब पहली बार कोई हिंदुस्तानी बाहर जाता है, विदेश जाता है, और एज अ पेडेस्ट्रियन आपको जो इज्जत मिलती है वो इज्जत मुझे वहाँ SWA के ऑफिस में लगी। मुझे याद है जब मैं पहली बार फ्रांस गया था और मैं रोड क्रॉस करने के लिए खड़ा था सिग्नल पे, और मेरा सिग्नल जो था रेड था और गाड़ियों का सिग्नल ग्रीन था, तो गाड़ियां जा रही थी और अचानक से एक गाड़ी रुक गई। उसने मुझे देखा कि मैं वहाँ खड़ा हूँ, वेट कर रहा हूँ, वो गाड़ी रुक गई। गाड़ी में से बंदे ने सिर बाहर निकाला और बोला कि आप क्रॉस कर सकते हैं। मैं उस मोमेंट रुका और क्रॉस करने के पहले मैं गया उस आदमी के पास और उसके पैर छुए और आंसुओं से उसकी कमीज़ भिगा दी थैंक यू बोलने के लिए। इट फेल्ट सो अमेजिंग। ठीक वैसी ही फीलिंग मुझे SWA के ऑफिस में आती है एज अ राइटर। और वो उन दिनों की बात मैं कर रहा हूँ 2006-2007 की, जब काफ़ी सरकारी सा ऑफिस था। अगर आपको याद हो, एक टेबल पे आप पहले रसीद कटाते थे, आप दूसरी डेस्क पे जाते थे, वहाँ पे स्क्रिप्ट के पन्ने गिने जाते थे, तीसरी डेस्क पे जाते थे, उसमें सिग्नेचर होता था, चौथी डेस्क में जाते थे, उस पर ठप्पा लगता था, फिर पांचवी डेस्क पे जाते थे जहाँ वेरिफिकेशन होता था कि हर पेज पे ठप्पा और साइन हुआ है कि नहीं, और फिर आप वहाँ से अपनी रसीद कलेक्ट करते थे और घर आते थे। सच ए लॉन्ग प्रोसेस, काफ़ी सरकारी सा प्रोसेस था, और वो कॉन्फिडेंस देता था हम राइटर्स को, क्योंकि हम हिंदुस्तानियों की आदत है कि जो भी चीज़ सरकारी लगे ना, भले ही सरकार ने 70 साल में हमारा बहुत काटा है, फिर भी जो चीज़ सरकारी लगती है वो हमको कॉन्फिडेंस देती है। तो हम बड़े वो होते थे कि हाँ कुछ तो ढंग का हो रहा है, कोई हमारी स्क्रिप्ट चुरा नहीं सकता। साला यहाँ पे 5 डेस्क लग गए इसको रजिस्टर कराने में, बहुत ढंग का काम हो रहा है यहाँ पे। सो दैट फ्रॉम दोज डेज जहाँ पे 5 डेस्क होते थे स्क्रिप्ट रजिस्टर करने के लिए, टू दिस डे जहाँ पे पूरा का पूरा अवार्ड शो, इनॉग्रल अवार्ड शो ऑनलाइन हो रहा है। SWA has come a long way and a big hand to everybody who has made it possible. बस इसके बाद अब इस शो में और किसी की तारीफ नहीं होगी, आगे सिर्फ और सिर्फ कड़वी बातें और जोक्स होंगे। आई प्रॉमिस अगेन, सोनू निगम प्रॉमिस। उनकी स्पष्टता उनके शब्दों के चयन से और उनके आचरण से स्वाभाविक रूप से झलक रही थी। वैसे बहुत लोगों का मानना है कि जब से स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स आए हैं राइटर्स की हालत इस इंडस्ट्री में बेहतर हुई है, एंड आई टोटली एग्री। इनफैक्ट अब इतने सारे ऑनलाइन चैनल्स हैं कि हर राइटर ये खुद डिसाइड कर सकता है कि उसे किसके हाथों एक्सप्लॉइट होना है। बट एज आई सेड,
थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड एक्चुअली, काम की डिमांड बढ़ी है, काम की वैरायटी बढ़ी है। एक चीज़ जो नहीं बदली है और शायद न बदलेगी वो है ये एक पर्टिकुलर लाइन जो हर राइटर ने हमेशा सुनी है कि इस प्रोजेक्ट में उतना बजट नहीं है क्योंकि XYZ में आप दुनिया की कुछ भी चीज़ डाल सकते हैं क्योंकि संडे है, मतलब ऐसा भी कुछ भी रैंडम कुछ भी आप वहाँ पेल देंगे और वो मानना पड़ेगा आपको इस प्रोजेक्ट में इतना बजट नहीं है। और ये हर प्रोजेक्ट में कहा जाता है। इनफैक्ट 15th सेंचुरी में ये XYZ था, इस प्रोजेक्ट में इतना बजट नहीं है क्योंकि अभी अभी तो प्रिंटिंग की इजाद हुई है। 16th सेंचुरी में XYZ था कि इस प्रोजेक्ट में इतना बजट नहीं है क्योंकि अभी अभी तो नॉवेल छपने शुरू हुए हैं। 17th सेंचुरी में था कि इस प्रोजेक्ट में इतना बजट नहीं है क्योंकि अब इतने सारे नॉवेल छप रहे हैं। 19th सेंचुरी में ये XYZ था कि इस प्रोजेक्ट में इतना बजट नहीं है क्योंकि तुम गुलाम लोग इंडियन हमारी जूती के नीचे रहेगा LOL। और 21st सेंचुरी में ये XYZ था कि इस प्रोजेक्ट में इतना बजट नहीं है क्योंकि ये टीवी शो है? अच्छा, फिर पता चला वेब में आ पाए, अच्छा इस प्रोजेक्ट में इतना बजट नहीं क्योंकि ये वेब शो है। आप फिर पूछो फिल्मों में, नहीं इस प्रोजेक्ट में इतना बजट नहीं क्योंकि इंडिपेंडेंट फिल्म है। ओ अच्छा, तो फिर बड़े बजट वाली फिल्म, ओ इस प्रोजेक्ट में इतना बजट नहीं है क्योंकि जितना बजट है वो हमने स्टार्स को दे दिया है। बट एज आई सेड, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स की सबसे बड़ी खास बात है द डाइवर्सिटी ऑन ऑफर। इतनी तरह तरह के विभिन्न तरह के शोज वहां पे हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि सेक्रेड गेम्स, बंटी तो चूतिया है, मिर्जापुर, हो गई पाताल लोक, यार ये तेरी पिस्टल है राजपात, मेरे छोरे का नहीं देख भी लिया ना तेरा गाइड मार देगा ना, बुद्धा मार दूंगा। आई मीन इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? इतनी तरह तरह के शोज हैं, मेन विद बिग गन्स, बिग ईगोज एंड बिग कस वर्ड्स। जैसे कि द एंटायर सास बहू जॉनर कैन बी समड अप विद वन लाइन, रसोड़े में कौन था। वैसे ही एटलीस्ट 25% ऑफ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म शोज कैन बी समड अप विद वन लाइन। चुप कर, बात चुप। आई सीरियसली डोंट नो कौन इन शोज के राइटर्स हैं और क्यों वो ऐसे शोज लिखते हैं, और आइडियली उन्हें माफी मांगनी चाहिए, बट आई नो वो इतने बेशरम हैं कि वो कभी माफी नहीं मांगेंगे। एक तो वैसे ही राइटर्स पर प्रेशर कम नहीं थे और ऊपर से 2020 आया और अपने साथ ही लॉकडाउन और कोरोना लाया। सारे काम धंधे बंद हैं, सारी इंडस्ट्री ठप है, लेकिन लोगों को पता नहीं क्यों लग रहा है कि राइटर्स तो घर पे बैठ के इंक में नहा के इन्होंने हजारों पन्ने लिख लिए होंगे। जिससे भी बात करो वो बोलता है कि भाई अरे हमारा तो इतना मेंटल स्ट्रेस चल रहा है, हम क्या बताएं यार, सारी शूटिंग बंद है यार, सारी कमाई बंद है यार। लेकिन तुमने तो बहुत काम कर लिया होगा, तुमने तो एकदम ना फाड़ दिया होगा, तुम्हारे पास तो टाइम ही टाइम है। तो मुझे लगता है लोगों को कुछ गलत फहमियाँ हैं राइटर्स को लेकर, मैं उसको क्लियर कर देना चाहता हूँ। मिथ बस्टर्स अबाउट राइटर्स। पहला, हम टर्मिनेटर नहीं हैं, अंदर से हम लोहे के नहीं बने हुए, हम भी नॉर्मल इंसान हैं, हमको भी मेंटल स्ट्रेस होता है। दूसरा, हम जो हैं हमारे बाप दादाओं के पास ऐसे ना हैंड सैनिटाइज़र के उन्होंने फैक्ट्रियाँ नहीं खोली हुई, हमारी भी कमाई बंद है, हम भी वही लिखते हैं जो आप शूट करते हैं। तो इंडस्ट्री बंद है, हमारी भी कमाई बंद है, 7 महीने से हमें भी किसी ने कुछ नहीं कमाया है, हमने भी। तीसरा, हम सिर्फ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, PM10, PM2.5 पॉल्यूटेंट्स का मिक्सचर बना के सलाद बना के नहीं खाते हैं, हम भी असली खाना खाते हैं, असली ज़िंदगी जीते हैं। हमको वो मत समझो कि हमको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं, खाने की ज़रूरत। ये जो इमेजिनेशन है ना कि राइटर्स को तो सिर्फ ना खाली जगह और खाली टाइम चाहिए, अबे खाना भी तो चाहिए, वो कहाँ है इस ज़माने में, कहाँ मिल रहा है पिछले 7 महीने से। तो ये जो उससे मुझे एक किस्सा भी एक्चुअली याद आ गया कि नाम मैं नहीं लूँगा, बट 90s के एक बहुत फेमस डायरेक्टर एक बहुत फेमस फिल्म लिख रहे थे अपने 2 राइटर्स के साथ, और उस फिल्म की राइटिंग के दौरान वो हर रोज़ राइटर्स को अपने ऑफिस बुलाते थे। सुबह 9 बजे वो सिटिंग होती थी और शाम को 6-7 बजे तक चलती थी। इन सिटिंग्स के दौरान ये डायरेक्टर साहब लंच टाइम पे सिर्फ अपने लिए खाना ऑर्डर करते। नीचे उडुपी था, वहाँ से वो फ़ोन करके भाई डोसा भेज दो और ये या थाली भेज दो, जो भी है। वो राइटर से खाना पूछते तक नहीं थे। ऑफिस में एक खाली चाय की केतली थी, उसमें चाय बन जाती थी, बस इतना होता था। राइटर्स ने थोड़े दिन ये सहा, ये 2 राइटर थे।
फिर एक दिन उनको एक आइडिया आया, वो ऑफिस आए सुबह एक गंदे से थैले में, वो जो सबसे सस्ती सब्जियां होती हैं ना, कि मूली के पत्ते ले आए, प्याज ले आए, आलू ले आए, ऐसी कुछ मतलब 3-4 सब्जियां वो लेके आ गए ऑफिस में। और उन्होंने वही चाय का, जिस पे चाय बनती थी जिस पतीले में, और एक वो हॉट स्टोव था इलेक्ट्रिक वाला, उस पे उन्होंने सुबह ही 10 बजे उन्होंने पतीले में पानी भरा, उसमें मूली के पत्ते और प्याज और आलू ये सब डाल के छोड़ दिया। वो 3 घंटा वो उबलता रहा, वो जो भी बना वो काढ़ा सा एक आयुर्वेदिक। और जब लंच टाइम हुआ, डायरेक्टर ने अपने लिए खाना मंगाया, इन्होंने वही उसी को छान के 3 ग्लासों में डाला, डायरेक्टर साहब को भी दिया और खुद भी पीने लगे। उसने बोला डायरेक्टर ने कि भाई ये क्या कर रहे हो? उसने बोला सर यही हमारा लंच है, तो आप भी लीजिए, बड़ा टेस्टी बना है। उस दिन जाके वो डायरेक्टर को थोड़ी शर्म आई और जलील हुआ, तब जाके डायरेक्टर साहब ने उनके लिए खाना मंगाना शुरू किया। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, देयर इज नो मॉरल टू द स्टोरी, फक इट, कुछ नहीं है इसमें, बस ऐसे ही बता दिया मैंने कि राइटर्स ऐसे होते हैं, है ना, हरामी बनना पड़ता है, ये है मॉरल ऑफ द स्टोरी। And on that note, thank you. That was my time. You have been absolutely fantastic. I hope. और actors, directors जो कुर्सी लेके पीछे चले गए थे, आगे आ जाओ, हो गया, खत्म हो गया। Thank you. Bye.